हेलो। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं पीजीबीपी का रिवीजन। पीजीबीपी आपका सबसे बड़ा हेड है और ये स्टार्ट होता है सेक्शन 28 से लेकर के सेक्शन 44 तक। सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे हम सेक्शन 29। सेक्शन 29 आपको बताता है कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी के बारे में। तो आप पीजीबीपी में कंप्यूटेशन कैसे करते हो? सबसे पहले तो आपको पीएनएल का प्रॉफिट उठा लेना है, जो पीएनएल आपने अकाउंट्स के हिसाब से बनाया था। फिर उस प्रॉफिट के अंदर हम कुछ चीजें ऐड और लेस करते हैं उसे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बनाने के लिए। जैसे क्या क्या ऐड और लेस करते हैं? सपोज कोई खर्चा जो आपने अकाउंट्स में डेबिट कर रखा है, डेबिट कर रखा है मतलब प्रॉफिट कम कर रखा है, अभी इनकम टैक्स में वो खर्चा अलाउ नहीं है, इनकम टैक्स मना करता है उसे डेबिट करने के लिए, तो आप अपने प्रॉफिट को क्या करोगे? बढ़ाओगे। दैट मीन्स प्रॉफिट में आपने वो खर्चा एड बैक करा। एंड सेम इन द केस ऑफ इनकम्स। ये तो एक्सपेंसेस का केस था, इनकम के केस में भी ऐसा ही होगा। तो वो आपने अपना पीएनएल का प्रॉफिट उठाया, उसमें एडजस्टमेंट्स होंगे, वो एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपका जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, और वो पीजीबीपी में कंप्यूट करते हैं हम। ओके, ये रहा उसका पूरा परफॉर्मा। नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल ऑफ कंपनीज एक्ट, उसमें से आप ऐड करेंगे एक्सपेंसेस डेबिटेड बट विच शुड नॉट बी डेबिटेड। जो एक्सपेंडिचर डेबिट किए हुए थे बट डेबिट नहीं करने थे, किसके हिसाब से नहीं करने थे? इनकम टैक्स के हिसाब से नहीं करने थे। लेस एक्सपेंसेस दैट शुड बी डेबिटेड बट आर नॉट डेबिटेड, वो खर्चे जो डिडक्ट होने चाहिए थे पर नहीं डिडक्ट हुए। जैसे सपोज अकाउंट्स में आपका डेप्रिसिएशन कम आ रहा है, 30,000 का आ रहा है, इनकम टैक्स में आपका डेप्रिसिएशन 40,000 का आ रहा है, तो 30,000 का डेप्रिसिएशन तो आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो, रिमेनिंग 10,000 का और क्लेम कर लो। ओके, एड इनकम विच शुड बी क्रेडिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, वो इनकम जो आपको इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इनकम माननी थी बट आपने नहीं मानी अकाउंट्स के हिसाब से, तो उसे ऐड कर दीजिए। एंड इसका वाइस वर्सा लेस कर दीजिए, इनकम क्रेडिटेड बट शुड नॉट बी क्रेडिटेड। ठीक है, इनकम जो आपने क्रेडिट कर रखी है बट क्रेडिट नहीं होनी चाहिए थी, ये सब करके आता है इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। ये हम प्रॉफिट में एडजस्टमेंट्स करते हैं। चलिए, अभी सबसे पहला सेक्शन 28 यानी कि चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन में जो मेंशन है पॉइंट्स, वो सारे के सारे आप इस हेड में टैक्सेबल करते हो। तो चार्जिंग सेक्शन में सबसे पहला सेक्शन ये बोलता है कि कोई भी प्रॉफिट या गेन आपको बिजनेस और प्रोफेशन से अराइज हुआ है वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। इसके अलावा आपको इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस यानी कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स पे जो भी बेनिफिट मिल रहा है, अभी एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स पे क्या क्या बेनिफिट मिलता है? एक होता है इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, एक आपको मिलती है कैश असिस्टेंस, एक आपको मिलता है ड्यूटी ड्रॉबैक, और एक होता है डीईपीबी एंड डीएफआरसी लाइसेंस, मतलब डीईपीबी एंड डीएफआरसी। तो डीईपीबी डीएफआरसी, इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, कैश असिस्टेंस, ड्यूटी ड्रॉबैक, इनमें आपको जो भी फायदा हुआ है वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। ये इधर कवर हो गया पूरा एक्सपोर्ट इंसेंटिव, पॉइंट नंबर 4 तक एक्सपोर्ट इंसेंटिव पूरा कवर हो गया। पहले पॉइंट में इंपोर्ट एंटाइटलमेंट, दूसरे वाले में कैश कॉम्पेंसेटरी सपोर्ट, एंड देन डीईपीबी एंड डीएफआरसी। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, एनी गिफ्ट या बेनिफिट, आपको आपके बिजनेस में कोई भी गिफ्ट या बेनिफिट वेदर इन कैश और इन काइंड, 5 रुपए तक का भी इनफैक्ट अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है तो उसे पीजीबीपी में इनकम मान लेंगे। सैलरी में गिफ्ट कितना टैक्स करते थे? सैलरी में हम गिफ्ट टैक्स करते थे 5,000 तक, इन काइंड एग्जेम्प्ट, उसके अबव एक्सेस वाला टैक्सेबल होता है, और कैश गिफ्ट पूरा पूरा। पीजीबीपी में इन कैश इन काइंड कंप्लीटली टैक्सेबल। आगे, कोई भी पेमेंट या कोई भी रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, कमीशन, बोनस जो पार्टनर को मिला है पार्टनरशिप फर्म से, वो भी पीजीबीपी में आता है, क्योंकि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं होता, एंड दैट्स व्हाई वो सैलरी हेड में नहीं जाता। ठीक है, इसके बाद नॉन कंपीटिंग फीस, आपको कोई काम करने से रोकना प्लस
उसका टेक्निकल नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट नहीं शेयर करने के बदले में जो कॉम्पेंसेशन मिलता है वो कॉम्पेंसेशन भी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होता है। ठीक है, इसके बाद ट्रेड प्रोफेशनल्स की जो इनकम होती है, ट्रेड प्रोफेशनल्स अपने मेंबर्स को जो स्पेसिफिक सर्विस देते हैं, रेगुलर सर्विस नहीं, क्योंकि रेगुलर वाली का सरप्लस तो एग्जेम्प्ट होता है, जो स्पेशल या स्पेसिफिक, इसमें मैंने आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जाम्पल लिया था, राइट, फिकी का एक एग्जाम्पल था, तो वो स्पेसिफिक सर्विस, एम्प्लॉयज रिक्रूट करने हैं, एम्प्लॉयज रिक्रूट करना एक स्पेसिफिक सर्विस हो गया, वो पेमेंट जो है वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। इसके बाद अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो अपने स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल असेट में, तो कन्वर्जन वाले दिन की एफएमवी पीजीबीपी हेड में आती है। क्यों आती है? क्योंकि आपका स्टॉक कम हो रहा है। आप तो ऐसे आज आगे जाकर के आप तो कितना भी स्टॉक दिखा सकते हो कि ये स्टॉक मैंने अपनी दुकान से हटा करके घर में लगा दिया, तो इस चीज को गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये जो कन्वर्जन है स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल असेट पीजीबीपी में जाएगा, और कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल गेन में जाता है, क्योंकि कैपिटल असेट कम हो रहा है उधर। ओके, नेक्स्ट, फिर आपको कोई भी कॉम्पेंसेशन रिसीव हुआ है फॉर टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट या तो टर्मिनेट हो गया है या फिर मॉडिफाई हो गया है, उसके बदले में आपको जो भी कॉम्पेंसेशन मिल रहा है वो भी पीजीबीपी हेड में जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस स्पेक्यूलेटिव इनकम भी पीजीबीपी हेड में जाती है। अब स्पेक्यूलेटिव इनकम हम किसे बोलते हैं, एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो डेली सेटलमेंट वाले जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे बोला जाता है स्पेक्यूलेटिव इनकम। इंटर डे वालों को स्पेक्यूलेटिव नहीं बोला जाता, इंट्रा डे जो होता है वो स्पेक्यूलेटिव होता है। ठीक है, रिमेनिंग जो होते हैं आपके जो इंटर डे है उसमें पीजीबीपी कैपिटल गेन कुछ भी अराइज हो सकता है, जिस तरीके से असेसी उसे ट्रीट करे। अगर असेसी उसे इन्वेस्टमेंट ट्रीट करता है तो कैपिटल गेन, नहीं तो पीजीबीपी। ठीक है, एग्रीकल्चर में भी स्पेक्युलेटिव बिजनेस आता है, नॉन एग्रीकल्चर पीजीबीपी में चला जाता है। डन। नेक्स्ट है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको यानी कि एम्प्लॉयर को जब पैसा मिलता है, कीमैन इंश्योरेंस का पैसा 3 जनों को मिल सकता है। एक तो कीमैन इंश्योरेंस का पैसा एम्प्लॉयर को मिल रहा है, एक एम्प्लॉय को मिल रहा है, और दूसरा एम्प्लॉय की फैमिली को मिल रहा है। एम्प्लॉयर को जो पैसा मिलता है वो जाता है पीजीबीपी हेड में, एम्प्लॉय को जो पैसा मिल रहा है वो जाता है सैलरी हेड में, और फैमिली को जो पैसा मिल रहा है वो जाता है अदर सोर्सेज हेड में। ओके, डन। तो एनी सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी पीजीबीपी हेड में जाएगा अगर एम्प्लॉयर को मिल रहा है तो। नेक्स्ट इज सेक्शन 30 एंड सेक्शन 31। सेक्शन 30 जो है वो बिल्डिंग से रिलेटेड है, 31 जो है वो प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर से रिलेटेड है। सेक्शन 30 क्या बात करता है? 30 बात करता है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस के बारे में, बिल्डिंग से रिलेटेड। तो रेंट टेनेंट ने पे किया होगा तो उसको अलाउ हो जाएगा, टैक्सेस एक्चुअली पेड होंगे तो अलाउ हो जाएंगे, रिपेयर अगर रेवेन्यू नेचर का रिपेयर है तो सबको अलाउड है, कैपिटल नेचर के रिपेयर पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। दोनों ही केसेस में सेम बात है, सेक्शन 30 और सेक्शन 31। कैपिटल नेचर का रिपेयर डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे, रेवेन्यू नेचर का रिपेयर 100% अलाउड है पीजीबीपी हेड में। ओके, ये पूरा डायग्राम उसी से रिलेटेड है, कंप्लीट। बस एक बात ध्यान रखनी है, रिपेयर कौन सा है? रेवेन्यू 100%, कैपिटल डेप्रिसिएशन। ओके, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 32 डेप्रीसिएशन। इधर बहुत सारे सितारे भी लगे हुए हैं इसके ऊपर। अभी डेप्रीसिएशन जो है इनकम टैक्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको जो बता रही हूँ कि डेप्रीसिएशन सबसे पहली बात असेट बिजनेस या प्रोफेशन पर्पस के काम में आना चाहिए। दूसरी बात, असेसी जो है वो असेट का ओनर होना चाहिए, रजिस्टर्ड ओनर जरूरी नहीं है, बेनिफिशियल ओनर भी डेप्रीसिएशन क्लेम कर सकता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पस के लिए होना चाहिए। और
डेप्रिसिएशन जो क्लेम होता है इनकम टैक्स में वो होता है ब्लॉक ऑफ असेट के ऊपर। अब ये ब्लॉक ऑफ असेट हम किसे बोलते हैं? ब्लॉक ऑफ असेट हम बोलते हैं सेम क्लास और सेम रेट को। क्लासेस होती है इनकम टैक्स में, 4 क्लासेस हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, इंटेंजिबल, और जो इन तीनों में नहीं गया वो जाता है प्लांट एंड मशीनरी 4th क्लास में। ठीक है, अभी इन क्लासेस के अंदर भी अलग अलग रेट्स होती हैं, तो सेम क्लास और सेम रेट वाला एक ब्लॉक बनाता है। इनकम टैक्स में हमेशा डेप्रिसिएशन ब्लॉक कॉन्सेप्ट पे लगेगा। डेप्रिसिएशन इज अलाउड इफ असेसी इज बेनिफिशियल ओनर, ये ऑलरेडी डिस्कस हो गया। लीज के केस में डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज क्लेम्ड बाय लेसर, चाहे कोई सी भी टाइप की लीज हो, फाइनेंशियल लीज हो या फिर ऑपरेटिंग लीज हो। हायर परचेज के केस में असेसी को ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ही मिलती है, लेकिन डेप्रिसिएशन वो बिगनिंग से क्लेम कर सकता है, बिकॉज स्टार्टिंग में ही पता होता है कि एट द एंड ये ओनर होगा ही, यही ओनर होगा इस असेट का। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है। आप डेप्रिसिएशन ये नहीं बोल सकते कि इस साल का डेप्रिसिएशन मैं नहीं लेना चाह रहा हूं। हाँ, अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो बात अलग है, तो फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बन जाता है। बट अगर अवेल कर सकते हो तो डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी होता है। अगला एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, डेप्रिसिएशन कब से क्लेम होता है? तो डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में क्लेम होता है पुट टू यूज से। जब आपने असेट एक्चुअली पुट टू यूज करा, रेडी टू यूज नहीं, पुट टू यूज, तब से आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर, पुट टू यूज प्लस एक्विजिशन अगर सेम ईयर का है और 180 डेज से कम है तो हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा, अदरवाइज फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा। जैसे सपोज एक एग्जांपल, मैंने असेट एक्वायर्ड और पुट टू यूज, एक्वायर करा मैंने असेट मई में और पुट टू यूज भी कर दिया मई में, फुल रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा इस केस में। सेकंड केस, असेट एक्वायर करा है मैंने मई के अंदर और मई 23, और पुट टू यूज करा है असेट को मैंने सपोज नवंबर 23 के अंदर। एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज सेम है, लेकिन पुट टू यूज 180 डेज से कम का है, हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। तीसरा केस, मैंने असेट एक्वायर करा है मई 23 में एंड मैंने उसको पुट टू यूज जो है वो करा है आपके असेट को अप्रैल 24 में। सेम ईयर में पुट टू यूज नहीं है, अगले साल में पुट टू यूज है, तो एक बात तो इस असेट पे आप अभी इस साल में डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, अगले साल जो डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे वो होएगा फुल रेट से। अगर ये होता एक्विजिशन मई 23 एंड पुट टू यूज नवंबर 24 तो भी फुल रेट होती, क्योंकि एक्विजिशन और पुट टू यूज का ईयर सेम नहीं है। भले ही पुट टू यूज 180 डेज से कम के लिए हुआ था प्रीवियस ईयर में, लेकिन हाफ रेट वाला कॉन्सेप्ट तभी लगता है जब एक्विजिशन और पुट टू यूज सेम ईयर का हो। ओके, डन। ठीक है, ट्रायल रन को पुट टू यूज नहीं माना जाता है, तो ट्रायल रन के टाइम पे आपका जो खर्चा लगा होगा और जो इनकम हुई होगी उसे हम असेट की एक्चुअल कॉस्ट का हिस्सा मान लेते हैं। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन वाली बात हो गई। 50% रहेगा लेस देन 180 डेज के लिए। टाइप्स ऑफ डेप्रिशिएबल असेट हो गए टेंजिबल, इंटेंजिबल, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, और इधर पेटेंट, कॉपीराइट, एक्सेप्ट गुडविल। गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, इंटेंजिबल में गुडविल और टेंजिबल में लैंड, इन दोनों पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। ठीक है, अब रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन ये आपको याद करनी है, रेट्स आपको याद करनी है। एक बेसिक बस डिस्कशन कर लेते हैं रेट्स के ऊपर। बिल्डिंग के अंदर 3 रेट है, 5, 10 और 40। फर्नीचर के ऊपर एक ही रेट है 10%। प्लांट एंड मशीनरी में रेट्स आती है 15% जनरल के लिए, फिर मोटर कार के लिए 30%। मोटर कार अगर आपने उस टाइम पीरियड में एक्वायर करी है, एक्वायर एंड पुट टू यूज वो 20 तक, तो जाती है 45%। फिर आपका मोटर, लॉरीज वगैरह वो सारा आता है, ऐसे करके आपके 40% की रेट भी आती है, 20% की रेट भी आती है।
ये पूरा प्लांट एंड मशीनरी, और इनटेंजिबल के ऊपर आपकी रेट आती है 25%। ठीक है, डन। डेप्रिसिएशन की रेट्स आपको याद करनी है। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी में दो चीजें नहीं आती है, लाइव स्टॉक एंड टी बुशेस। अभी अगर ये प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आया ना, इसका एक ही मतलब होता है कि इन पे डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं। ठीक है, नाउ कैसे आपको WDV कंप्यूट करनी है डेप्रिसिएशन लगाने के लिए, तो ध्यान से एक चीज समझना बस। WDV कैसे कंप्यूट होती है, आप लोगे आपका ओपनिंग ब्लॉक का जो ओपनिंग बैलेंस है वो, उसमें ऐड करोगे ड्यूरिंग द ईयर आपने जो असेट परचेज करा वो। अभी ये जो ड्यूरिंग द ईयर परचेज है ना, ये दो कैटेगरी में रहेगा, मोर देन 180 डेज और लेस देन 180 डेज। क्यों अलग अलग करना है, ताकि बाद में जाकर के रेट इजीली अप्लाई कर सको आप। ठीक है, ये करा, उसमें से माइनस करना है ड्यूरिंग द ईयर जो असेट आपने बेच दिया। अब रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आपकी WDV है, इसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। किस हिसाब से, सबसे पहले डेप्रिसिएशन लगाओगे उस असेट पे जो करंट ईयर में परचेज करा है। सबसे पहले करंट ईयर वाली असेट पे डेप्रिसिएशन लगता है, और फिर कुछ अमाउंट अगर बच गया तो ओपनिंग वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। ओके, डन। अभी ये सब कुछ हो चुका। कॉस्ट ऑफ असेट, इसमें कॉस्ट ऑफ असेट में आप इंस्टॉलेशन वगैरह ऐड करते हो, ये हम एक्चुअल कॉस्ट निकाल रहे हैं अभी। इंस्टॉलेशन, बैंक चार्जेस, अगर आपने मशीनरी लोन पे ली है तो पुट टू यूज तक का इंटरेस्ट इसमें आ जाता है। टैक्सेस एंड ड्यूटीज आती है। अगर ITC नहीं है तो इसके ऊपर इस बार एक MCQ आ गया था, आपको वैल्यू दे दी थी असेट की, उसमें बोल दिया था कि इसमें इतना टैक्सेस एंड ड्यूटीज पे करा है, आप कॉस्ट बताओ। तो जिसपे आपको ITC मिल सकता है वो आप इधर ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको मिल चुका वापस। आप इधर टैक्सेस एंड ड्यूटीज कौन सी लेते हैं, जिसपे ITC अवेलेबल नहीं है। कब तक का, पुट टू यूज तक का। ठीक है, माइनस कर देंगे ट्रायल रन पे अगर कुछ भी सामान आ गया, उसको बेचने से जो पैसा मिला वो, और कोई भी सब्सिडी अगर आपको मिली है तो वो। ऑल राइट, नेक्स्ट ये WDV वाली बात भी मैंने आपको बता दी। WDV कैसे कंप्यूट होती है, WDV एट द बिगनिंग प्लस एक्चुअल कॉस्ट माइनस सेल्स, WDV आ जाएगा, उस पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, हाँ, अगर असेट पुट टू यूज नहीं होता है प्रीवियस ईयर में तो उस पर डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर में नहीं लगेगा। जब असेट पुट टू यूज होगा डेप्रिसिएशन तब से ही लगता है। ओके, फिर डेप्रिसिएशन पे आता है एक सेक्शन 50। सेक्शन 50 जो है वो एक स्पेशल प्रोविजन है डेप्रिशिएबल असेट्स के रिगार्डिंग। अभी इसमें शॉर्ट में मैं आपको एक समझा दूं क्या होता है इसके अंदर। WDV से एक्सेस हो गया, एक तो हो सकता है WDV ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, और एक होता है WDV कम है सेलिंग प्राइस से। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक एग्जिस्ट करता है, ब्लॉक खत्म नहीं हुआ है, ब्लॉक एग्जिस्ट करता है। WDV से ज्यादा पे बेचा, दैट मींस WDV नेगेटिव आ गई। नेगेटिव WDV नहीं होती है, डेप्रिसिएशन नहीं होता, ये आपका हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, WDV ज्यादा है तो ये आपका हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। गेन कहां से होगा, WDV ज्यादा है सेलिंग प्राइस से। सपोज देख लो इसको एग्जांपल से, WDV 80,000, आपने एसेट बेचा 70,000 का, तो नुकसान में बेच दिया ना, नुकसान में बेच दिया तो क्या हो जाएगा, लॉस। और इधर सेलिंग प्राइस ज्यादा है WDV से, दैट मींस आपने फायदे में बेचा, और ये आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके, जैसे इधर एग्जांपल था एक, ओपनिंग वैल्यू ली है प्लस ड्यूरिंग द ईयर परचेज, और सेल कराया आपने 4 लाख का, टोटल मिलाकर के ये तो 3 लाख का ही बन रहा है। दैट मीन्स WDV कितनी आ रही है आपका, 3 लाख का ही आ रहा है, और इधर सेल आपने कर दी है 4 लाख की, तो 1 लाख जो है एक्सेस जो है वो क्या हो जाएगा आपका कैपिटल गेन। ठीक है, ओके, सेम यही सिचुएशंस रहती हैं अगर ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट हो जाए तो भी।
ब्लॉक अगर खत्म हो गया तो भी सेम कहानी चलती है। ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट हो जाए तो भी यही सब होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉस। WDV नील बट ब्लॉक एग्जिस्ट, इधर ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट, ब्लॉक ही खत्म हो गया। ओके डन। नाउ पावर जनरेटिंग यूनिट्स। पावर जनरेटिंग यूनिट्स के लिए क्या है, अभी तक आपने कहीं पर भी ये नहीं देखा कि डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा लेना होता है, क्योंकि मैंडेटरी होता है आपको WDV क्लेम करना, लेकिन पावर जनरेटिंग यूनिट्स के लिए ऑप्शन होता है, वो WDV या SLM कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर वो SLM ऑप्ट करते हैं तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है बैलेंसिंग चार्ज और टर्मिनल डेप्रिसिएशन का। अगर WDV ज्यादा है सेलिंग प्राइस से तो हम बोलते हैं कि टर्मिनल डेप्रिसिएशन आ गया, जो रिमेनिंग अमाउंट होता है उसे हम बोलते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन, ये एक लॉस का अमाउंट होता है। और अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है WDV से, यानी कि प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को क्या बोला जाता है, बैलेंसिंग चार्ज। ये दोनों कहां टैक्सेबल होंगे, PGBP में। बैलेंसिंग चार्ज PGBP में टैक्सेबल होगा, टर्मिनल डेप्रिसिएशन की PGBP में डिडक्शन मिल जाएगी, लॉस है ना क्योंकि। और अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट से भी ज्यादा है तो अप टू WDV तो हम मान करके चलते हैं बैलेंसिंग चार्ज, एंड मतलब अप टू द कॉस्ट, और अबव द कॉस्ट है वो हम मान करके चलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, ये एक एग्जांपल था उसके अंदर। डन। नेक्स्ट इज एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन सबसे पहली बात तो मिलता ही केवल किसको है, वो प्लांट एंड मशीनरी के लिए उन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स को जो मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स को मिलता है। दैट मीन्स जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के बिजनेस में है केवल उन्हें एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। कितना परसेंट एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है, 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाता है ऑन न्यू प्लांट एंड मशीनरी। दैट मीन्स सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। ठीक है, 20% की रेट, इसमें भी सेम 50% वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। जो डेप्रिसिएशन है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा 50% पे अगर असेट पुट टू यूज 180 डेज से कम किया है तो, लेकिन जो रिमेनिंग 50% है वो आप नेक्स्ट ईयर में क्लेम कर सकते हो। नॉर्मल डेप्रिसिएशन में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था, बिकॉज नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो आगे वाले सालों के लिए भी चलता ही रहेगा ना, चलता ही रहता है। एडिशनल तो क्या होता है, केवल आप साल में एक ही बार, मतलब जब असेट खरीदा, असेट की पूरी लाइफ में एक बार ले सकते हो, साल में एक बार नहीं, असेट की पूरी लाइफ में एक बार ले सकते हो। ओके, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी जो ऑफिशियल ऑफिस प्रीमाइसेस में या फिर रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस में होगी उन पे नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑफिस अप्लायंसेस या रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे नहीं मिलता है। और कोई ऐसा असेट जिसपे आप 35 AD और 35 में डिडक्शन ले चुके हो, क्योंकि वहां डिडक्शन मिलती है 100%, ऐसे असेट के ऊपर भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। ये सारी कहानी उसकी पुराने वाले की जैसी ही सेम है। नेक्स्ट इज अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन मतलब वो डेप्रिसिएशन जो आपका सेट ऑफ या फिर इस साल में आपका एडजस्ट नहीं हो पाया, उसे आप कितने भी सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, इनडेफिनेट पीरियड के लिए। ठीक है, इनफाइनाइट। अमलगमेशन और डीमर्जर के केस में डेप्रिसिएशन कैसे कंप्यूट करते हैं, तो अमलगमेशन और डीमर्जर के केस में क्या होता है, आप नॉर्मली डेप्रिसिएशन कंप्यूट करिए और फिर लास्ट में जाकर के डिवाइड कर दीजिए कितना टाइम असेट किसके पास था, लास्ट में डिवाइड कर देंगे अमलगमेशन और डीमर्जर के केस में। ये पूरा एक एग्जाम्पल था उसके ऊपर। नेक्स्ट, ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 कंप्लीट। अब नेक्स्ट यानी कि सेक्शन 35 AD, सेक्शन 35 AD है स्पेसिफाइड बिजनेस के ऊपर। कुछ 11 से 12 बिजनेस आपको ऐसे नाम दे रखे हैं जिनमें आप जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो
वो पूरा का पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड होता है, मतलब उसकी डिडक्शन आप ले सकते हो। क्या क्या है वो? कोल्ड चेन, होटल 2 स्टार एंड अबव, हॉस्पिटल 100 बेड, हाउसिंग प्रोजेक्ट, फर्टिलाइजर्स, हनी प्रोडक्शन, शुगर, एग्रीकल्चर, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, इनलैंड कंटेनर, स्लरी पाइपलाइन, डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। ये 12 बिजनेस ऐसे हैं, इनमें आप कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करते हो तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाती है। नाम थोड़े से अलग है, अगर बाय चांस याद भी नहीं होते हैं तो भी ये नाम आप एक बार पढ़ लोगे ना तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये 35 AD वाला बिजनेस था। ठीक है। देन सेक्शन 37, सेक्शन 37 है जनरल डिडक्शंस का सेक्शन। कोई भी एक्सपेंडिचर जो 30 से 36 में कवर नहीं हुआ है लेकिन फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। क्या फॉलोइंग कंडीशंस? रेवेन्यू नेचर का है, एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस का है और लीगल है। अगर इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता है तो उस डिडक्शन, उस खर्चे की डिडक्शन आपको मिल जाएगी सेक्शन 37 में। कुछ एक लिस्ट दे रखी है इनकम टैक्स ने, जैसे CSR। नो डाउट CSR लीगल है, लेकिन CSR आपसे गवर्नमेंट क्यों बनवाती है? समाज के फायदे के लिए, तो उस पे आपको डिडक्शन नहीं दे सकती। CSR जो है वो नॉट अलाउड होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिविडेंड पेड एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड और उसमें जो DDT होता है वो भी नॉट अलाउड होता है। ब्राइब, रिश्वत नॉट अलाउड। आपने सोवेनियर, ब्रोशर्स, पैम्पलेट्स एक्सेट्रा, इनमें जो भी एडवर्टाइजमेंट दिया होता है पॉलिटिकल पार्टी ने, वो भी अलाउ नहीं होता है। इलेक्टोरल ट्रस्ट या फिर कोई भी डोनेशन अलाउ नहीं है। यहां पर तो डिसअलाउ कर रहे हैं, लेकिन डिडक्शन वाले सेक्शन में जाकर के अलाउ कर देते हैं 100% वो भी। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। कोई भी अदर प्रोविजन नॉट अलाउड होता है। कोई भी प्रोविजन आप इनकम टैक्स में बनाओ एक्सेप्ट फॉर ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी के लिए बोला है जिस साल ग्रेच्युटी पे करनी है उसी साल अगर प्रोविजन बनाया है तो अलाउ होता है। ठीक है। और एक होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैंक्स को जो अलाउड होता है। इसके अलावा इनकम टैक्स में और कोई भी प्रोविजन अलाउ नहीं है। शेयर इशू एक्सपेंसेस, IPO, FPO या राइट इशू जो है वो अलाउ नहीं है। बायबैक या बोनस अलाउड है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं। ठीक है। फ्रीबीज, फार्मा कंपनीज जो डॉक्टर्स को फ्री में सामान देती है वो भी अलाउ नहीं है। डॉक्टर्स को जो कमीशन मिलता है डायग्नोस्टिक सेंटर से वो भी अलाउड नहीं है। डिबेंचर इशू एक्सपेंस या फिर डिस्काउंट ऑन डिबेंचर इशू नॉट, सॉरी, इट इज अलाउड। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में ऑलरेडी बात हो गई। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी सेक्शन 28 ने इनकम को कंसिडर करा था, तो सेक्शन 37 जो है वो एक्सपेंडिचर को कंसिडर करता है। फिर टैक्सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी दोनों में, डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में। अगर मैं बात करूं टैक्स, एडवांस टैक्स या फिर TDS इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है। इनकम टैक्स ही तो पे कर रहे हो और उसी में टैक्स की डिडक्शन चाह रहे हो, बहुत ही बढ़िया, तो अलाउ नहीं होता है। इंटरेस्ट की डिडक्शन भी नहीं है, मतलब इनकम टैक्स का लेट पेमेंट करा उस पे जो इंटरेस्ट है नॉट अलाउड। पेनल्टी भी अलाउ नहीं होती है। इनके लेट पेमेंट पे जो पेनल्टी या जो इंटरेस्ट लगेगा वो सब अलाउ नहीं होता है। वेयरएज इनडायरेक्ट टैक्स का पेमेंट अगर आपको इधर P&L में दिखा रखा है तो उसे आप यहां से हटा सकते हो, अलाउड है। इंटरेस्ट भी अलाउड है, लेकिन पेनल्टी तो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो पेनल्टी तो अलाउ नहीं है। अभी रिफंड डायरेक्ट टैक्स में अलाउड है यानी कि नॉन टैक्सेबल है, और इनडायरेक्ट टैक्स में नॉट अलाउड है यानी कि टैक्सेबल है। इधर DT में अगर DT का ही रिफंड है अलाउड है, DT में अगर IDT का रिफंड है नॉट अलाउड। इधर अलाउ क्यों करेंगे, IDT में जाकर के करवाओ अलाउ उसको। ओके, आगे पेनल्टीज। पेनल्टीज के केस में क्या होता है,
अगर आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा है ना तो पेनल्टी अलाउ होती है, पर अगर आपने अदर वायलेशन ऑफ लॉ करा है तो पेनल्टी अलाउ नहीं होती है। सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च में बस एक चीज ध्यान रखनी है आपको, इन हाउस रिसर्च जो है वो कब आपने शुरू करी थी। इन हाउस रिसर्च 3 साल पहले, बिजनेस कमेंस होने के 3 साल पहले तक रेवेन्यू नेचर की है तो आपको सैलरी और मटेरियल अलाउ होता है। कैपिटल 100% अलाउड एक्सेप्ट लैंड। और बिजनेस कमेंस होने के बाद क्या अगर खर्चा है तो रेवेन्यू भी पूरा अलाउड, कैपिटल भी पूरा अलाउड एक्सेप्ट लैंड। और अगर आउटसाइड है, आउटसाइड जो भी कंट्रीब्यूशन होता है वो आपको 100% अलाउड है, बस शर्त है कि रिकॉग्नाइज या फिर नोटिफाइड जगह पर होना चाहिए, चाहे साइंटिफिक हो चाहे स्टैटिस्टिकल एंड सोशल हो। पूरा साइंटिफिक रिसर्च ये 2 बातों में खत्म हो गया। और कुछ याद नहीं रखना आपको, बस इतना सा याद रखना है, रिसर्च अगर आउटसाइड कंट्रीब्यूशन कर रहे हो आप, अप्रूव्ड जगह है, अलाउड, 100% अलाउड। इन हाउस रिसर्च कर रहे हो, बिजनेस शुरू नहीं हुआ, 3 साल तक का टाइम देंगे, बिजनेस शुरू होने से 3 साल पहले का रेवेन्यू खर्चा, मटेरियल और सैलरी, कैपिटल पूरा। और बिजनेस शुरू होने के बाद रेवेन्यू 100%, कैपिटल भी 100% एक्सेप्ट लैंड। ठीक है, अगर अप्रूवल विड्रॉ हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डिडक्शन आपको अलाउड हो जाएगी। अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो सेम अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की तरह ही ट्रीट होता है। साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट को अगर आपने बेच दिया तो सेल अमाउंट या फिर डिडक्शन अमाउंट विच एवर इज लोअर पीजीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कैश पेमेंट, सेक्शन 40A(3). कैश पेमेंट के लिए क्या बोला है कि 10,000 से ऊपर का पेमेंट अगर आप करते हो किसी को भी इन अ सिंगल डे टू अ सिंगल पर्सन, 10,000 से ऊपर का पेमेंट बाय वे ऑफ कैश, बेयरर चेक और क्रॉस चेक, वो पेमेंट 100% डिसअलाउड हो जाता है। पूरा का पूरा पेमेंट डिसअलाउड हो जाएगा इन एक्सेस ऑफ 10,000। ट्रांसपोर्टर के केस में है ये अमाउंट 35,000। ठीक है, डन। अभी इसमें इंपॉर्टेंट आता है नॉन एप्लीकेबिलिटी, यानी कि सेक्शन 6DD। मतलब ये लोग ऐसे हैं जिन्हें अगर आप कैश में भी पेमेंट करोगे ना 10,000 से ऊपर तो भी चलेगा। कौन कौन? बैंक्स को पेमेंट कर रहे हो, ऐसे गांव में पेमेंट कर रहे हो जहां बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, रिटायरमेंट का पैसा दे रहे हो 50,000 तक, कैश में अलाउड है। आप किसी ऐसे एम्प्लॉय को पैसा दे रहे हो जिसे आपने नॉर्मल प्लेस ऑफ बिजनेस से हटा करके दूसरी जगह रख रखा है, एक तरीके से बैकवर्ड एरिया में रख रखा है। ठीक है, फिर एग्रीकल्चरलिस्ट को पेमेंट कर रहे हो या फिर पेमेंट बाय वे ऑफ बुक एंट्री हो रहा है, तो ये आपका कैश में 10,000 से ऊपर अलाउड होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 40A(2) स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन यानी कि आपका रिलेटिव, रिलेटिव को आप एफएमवी के ऊपर कुछ भी, एफएमवी तक हम क्या मानेंगे, एफएमवी से ज्यादा में अगर आप रिलेटिव को कोई भी प्रोडक्ट देते हो या एफएमवी से ज्यादा कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो एक्सेस क्या होता है, टैक्सेबल हो जाता है। अभी रिलेटिव क्या होगा, इंडिविजुअल के केस में स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट। एचयूएफ के केस में एचयूएफ के मेंबर्स और उन मेंबर्स के रिलेटिव। फर्म के केस में भी सेम, पार्टनर और पार्टनर के रिलेटिव। कंपनी के केस में डायरेक्टर और डायरेक्टर का रिलेटिव। ऊपर कंपनी के केस में एक और चीज क्या बोली है कि अगर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होगा बिजनेस में, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब 20 और मोर वोटिंग पावर, तो उसे भी रिलेटिव ट्रीट कर लिया जाएगा। अब ये सेक्शन बोलता क्या है, आपने रिलेटिव को कोई भी अनरीजनेबल या फिर एक्सेसिव पेमेंट करा है
आपने रिलेटिव को कोई भी अनरीजनेबल या एक्सेसिव पेमेंट करा है, ये किससे कंपेयर करेंगे? एफएमवी से। ठीक है, सपोज आज मार्केट में कोई प्रोडक्ट जो है वो 20,000 का मिल रहा है और मैंने बोला कि मैंने मेरे रिलेटिव की शॉप से लिया है वो 30,000, बिजनेस पर्पस के लिए ही लिया है, बट रिलेटिव से ले लिया 30,000। अरे भाई क्यों ले लिया 30,000 में? जब एफएमवी पे वो 20,000 है तो तुम इतने बेवकूफ तो नहीं हो कि तुम 10,000 एक्स्ट्रा दे दोगे। दैट मीन्स तुम 10,000 एक्स्ट्रा का डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो यूं ही, तो ये जो एक्सेस पेमेंट है ना, इसे डिसअलाउड कर देंगे। ठीक है, तो जितना भी अनरीजनेबल पेमेंट होता है वो डिसअलाउड हो जाता है इन एक्सेस ऑफ एफएमवी। एक्सेस वाला डिसअलाउड होता है, और 10,000 पेमेंट के केस में क्या होता था? पूरा का पूरा ही डिसअलाउड हो जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो केवल पेमेंट बेसिस पे अलाउ होंगे। बेसिकली इनके अंदर वो सारे खर्चे आते हैं जो आप या तो सरकार को कर रहे हो या फिर आप एम्प्लॉय को कर रहे हो। पेमेंट बेसिस पे अलाउ होते हैं। कब तक पेमेंट कर देना है? रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक। रिटर्न फाइलिंग की 2 ड्यू डेट्स होती है, 31 जुलाई और 31 अक्टूबर इंडिविजुअल के केस में। अब देखते हैं कि ये खर्चे कौन से हैं। सबसे पहला, कोई भी टैक्स, सेज या ड्यूटी का जो खर्चा है, इसमें एक एग्जांपल आ गया आपका म्युनिसिपल टैक्स, पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलती थी ना। ऑल्सो प्रोफेशनल टैक्स, केवल पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलती है आपको। ठीक है, सेकंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर पीएफ या आरपीएफ में जो कंट्रीब्यूट करता है, ये पेमेंट बेसिस पे ही डिडक्शन मिलेगी, क्योंकि ये आप एम्प्लॉय का पैसा अपने पास रख रहे हो, टाइम से जमा करवा के आओ। अच्छा, इसके ऊपर ना सेक्शन 36 भी बात बोलता है कि अगर उस पर्टिकुलर फंड की ड्यू डेट तक नहीं जमा करवाया तो फिर ये खर्चे की डिडक्शन आप कभी भी नहीं ले सकते। ठीक है, नेक्स्ट है बोनस या कमीशन टू एम्प्लॉइज, एंड फोर्थ है इंटरेस्ट ऑन लोन। किसको लोन का पेमेंट? बैंक्स को, शेड्यूल्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड सो ऑन। फिर लीव एनकैशमेंट का पेमेंट, एम्प्लॉय को जो लीव एनकैशमेंट का पेमेंट होता है वो भी ड्यू डेट की रिटर्न फाइलिंग तक हो जाना चाहिए। एंड लास्ट, अमाउंट पेएबल टू रेलवेज फॉर यूज ऑफ रेलवे असेट्स। ठीक है, ये सारे के सारे पेमेंट्स के लिए कॉमन बात क्या है? अगर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक हो गया तो करंट ईयर में डिडक्शन अलाउ हो जाएगा, नहीं तो फिर जब भी आप रिटर्न फाइल करते हो ना, जब भी आपने पेमेंट कर दिया, जिस साल की रिटर्न आप फाइल कर रहे हो उस साल में जब पेमेंट कर रहे हो तो ये अलाउ हो जाता है। जैसे अभी करंटली आपकी रिटर्न जो फाइल हुई है वो हुई है 31 जुलाई 24, तो 23-24 के जो भी खर्चे थे अगर वो यहां तक पे हो गए तो अलाउड है। इसके बाद हुए हैं तो फिर वो अलाउ होंगे 24-25 में, फिर वो 23-24 का नहीं मानेंगे, फिर वो 24-25 का मानेंगे। ओके, मतलब खर्चे की रिडक्शन तो मिल जाएगी पर जिस साल पे करोगे उस साल मिलेंगे। बैंक गारंटी फर्निश करने को आरओआई के बराबर नहीं मानेंगे। ठीक है, ओके डन। इफ इंटरेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू लोन एंड देन सच कन्वर्जन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पेमेंट। अगर आपने लोन को, सॉरी इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट करवा दिया, ये अभी तक केवल कन्वर्जन हुआ है, पेमेंट नहीं करा है। इंटरेस्ट को क्या करा आपने? लोन में कन्वर्ट करवा दिया, इसे हम पेमेंट नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? अरे भाई तुमने ब्याज एक्चुअली थोड़ी ना पे करा है, वो तो जैसे जैसे तुम उस लोन में से पे करते रहोगे वैसे वैसे ही डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन तो पेड बेसिस पर ही मिलेगी, चाहे फिर तुम कितना भी दिमाग लगा लो अपना। आगे नेक्स्ट, सेक्शन 36, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर पीजीबीपी। सबसे पहला बैड डेट। बैड डेट जो है, एक्चुअल बैड डेट अगर सेल से रिलेटेड है तो अलाउड है, अगर लोन से रिलेटेड है तो अलाउड नहीं है। आपने किसी को लोन दिया है, उस पे वो लोन अगर वो आदमी खा के चला जाता है, नहीं देता है आपको वापस पैसा, अलाउ नहीं होगा एक्सेप्ट टू मनी लेंडर्स, क्योंकि मनी लेंडर्स का तो काम ही यही है,
उनके लिए तो सेल्स क्या है, लोन ही तो है, उनके लिए सेल्स क्या होगी, लोन ही होगी। ठीक है, और प्रोविजन की अगर बात करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट किसी को भी अलाउ नहीं होता है एक्सेप्ट बैंक्स। बैड डेट के लिए कुछ शर्तें हैं, अगर आपको बैड डेट की डिडक्शन क्लेम करनी है तो मैंडेटरी है कि जिस साल बैड डेट हुआ उस साल आपने उसे राइट ऑफ किया होना चाहिए, बैड डेट शुड हैव बीन रिटन ऑफ, सॉरी राइट ऑफ किया होना चाहिए। ठीक है, डेट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट, मतलब उसे आपने रिकॉर्ड किया होना चाहिए, क्रेडिट सेल्स जिसे आप रिकॉर्ड करते हो, डेटर जिसे आप मानते हो। ओके, अभी इस बैड डेट की अगर रिकवरी हो जाती है तो ये रिकवरी आपकी इनकम मान करके टैक्सेबल कर दी जाएगी। कौन से साल में, जिस साल में रिकवरी हुई उस साल में। टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, टैक्सेबल अमाउंट होगा बैड डेट्स रिकवर्ड इन एक्सेस ऑफ नॉट रिटन ऑफ, जितना आपने राइट ऑफ नहीं करा उससे एक्सेस में जो अमाउंट है, क्योंकि जितना राइट ऑफ कर दिया उतना तो हमको पता ही है, जितना राइट ऑफ नहीं करा वो हमने आपको पहले भी डिडक्शन नहीं दी थी, तो उससे एक्सेस में जो है ना वो आता है इधर। ओके, कब टैक्सेबल होगा, ओनली इफ असेसी हु क्लेम्स बैड डेट एंड असेसी हु रिकवर्स इज सेम, दैट मींस ये असेसी के लिए फायदेमंद है, ये असेसी के बेनिफिट की बात है, वरना आपके लिए हम बैड डेट रिकवर टैक्सेबल नहीं करेंगे अगर असेसी सेम नहीं है तो। मतलब बैड डेट हुआ किसी को और बैड डेट रिकवर किसी को हो रहा है, नहीं टैक्सेबल करेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा इधर सक्सेसर और प्रेडिसेसर भी हर्ष और हरी ही थे, ओके कोई बात नहीं। क्रेडिट सेल्स, बैड डेट अलाउड टू सक्सेसर, ये सब हो गया। अभी ये रिकवरी का एक छोटा सा एग्जांपल था, आपको सपोज 1 लाख का बैड डेट हुआ था जिसमें से 70,000 राइट ऑफ कर दिया, 30,000 राइट ऑफ नहीं करा है। रिकवरी कैसे कैसे हुई, 40,000 की रिकवरी हुई तो 10,000 टैक्सेबल हो जाएगा, 30,000 के ऊपर जितना भी है ना वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, 25,000 की रिकवरी हुई कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, 70,000 की रिकवरी हुई 40,000 टैक्सेबल हो जाएगा, ऐसा। डन डन। प्रोविजन जो है वो कितना कितना अलाउड क्या है, इंडियन बैंक्स के केस में 8.5% ऑफ जीटीआई, और अगर रूरल ब्रांचेस हैं तो 10% ऑफ एग्रीगेट एवरेज बैलेंस, जो भी एडवांस आपने दिया है वो। फॉरेन बैंक्स के केस में 5% ऑफ जीटीआई। ओके, फिर सेक्शन 36 में आता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम में। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है पेंशन स्कीम में वो भी अलाउड हो जाता है, कितना, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन या फिर 10% ऑफ सैलरी। सैलरी के लिए लेते हैं बेसिक प्लस डीए, ये सेम है जितने अमाउंट की डिडक्शन मिलती है 80CCD2 के अंदर। 80CCD2 में भी तो आपको ये डिडक्शन मिलती है ना, लोअर ऑफ व्हाट, एक्चुअल या फिर 10% ऑफ सैलरी, और सैलरी का मतलब उधर भी सेम ही होता है, सब्जेक्ट टू 43B। 43B का मतलब हो गया पेमेंट बेसिस। ठीक है, आगे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन किसमें, पीएफ फंड में। अगर एसपीएफ, आरपीएफ या किसी भी अप्रूव्ड फंड में है 43B के अकॉर्डिंग पेमेंट अलाउ हो जाएगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा अगर अनअप्रूव्ड फंड में है तो। ठीक है, इसी में वो एक और आपकी खास बात आती है, एम्प्लॉयर के केस में अप टू, मतलब एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको कब तक जमा करवाना है, फंड की ड्यू डेट तक। फंड की ड्यू डेट तक जमा करवा दो तब तो अलाउड है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, पीएफ में 2 लोग इन्वेस्ट करते हैं, पीएफ में 2 लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। आप क्या करते हो, एम्प्लॉय से पैसा लेकर के उसकी तनख्वाह से काट करके जमा करवाने की जिम्मेदारी होती है एम्प्लॉयर की। अब आपने अगर एम्प्लॉय का पैसा टाइम से जमा नहीं करवाया ना, वो टाइम क्या है, फंड की ड्यू डेट, पीएफ फंड की ड्यू डेट, तो डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते आप। और कब नहीं कर सकते, जीवन भर नहीं कर सकते फिर उस अमाउंट की।
ठीक है, जैसे इधर एग्जाम्पल क्या, प्रीवियस ईयर 23-24 मिलेगी, अदरवाइज ऑफ रिटर्न नहीं मिलेगी, मतलब जो भी है। इधर नीचे वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये देखो, पीएफ कंट्रीब्यूशन मई 23, कंट्रीब्यूशन किसका है, एम्प्लॉयर का, डेट ऑफ पेमेंट 31/3/24, प्रीवियस ईयर में अलाउ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तो हम बोलते हैं रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक जमा करवा दो, करवा दिया, इसने तो मार्च 24 में ही करवा दिया, अलाउ हो जाएगा प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, इसके लिए लास्ट डेट क्या है, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट 31 मई तक हो गया, ये भी प्रीवियस ईयर में अलाउड है। फिर एम्प्लॉयर का ही कंट्रीब्यूशन, लेकिन पेमेंट कब करा, 11/11/24, अगले साल पेमेंट करा, ठीक है, अगले साल अलाउ हो जाएगा। ये तो सब्जेक्ट टू पेमेंट होता है ना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। तो अभी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कब का था, मई का, आपको मैक्सिमम टाइम दिया था, आप इसे जून 15 तक जमा करवा दो, पर आपने क्या करा, 10 अगस्त को जमा करवाया, नो डिडक्शन, डिडक्शन नहीं मिलेगी, समझे, ठीक है। नेक्स्ट केस, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, अब मई का कंट्रीब्यूशन आपको लास्ट डेट है 15 जून, इसने तो 10 जून तक ही जमा करवा दिया, तो प्रीवियस ईयर में अलाउ हो जाएगा, और लास्ट वाला भी अलाउ नहीं होगा क्योंकि 31 मार्च तक ले गया ये, ओके डन। अभी आगे, जीरो कूपन बॉन्ड पे जो डिस्काउंट होता है वो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बॉन्ड अमोर्टाइज कर दिया जाता है। इसके ऊपर ये पूरा बड़ा सारा एग्जाम्पल करा था, आप इस एग्जाम्पल से रिवाइज कर लेना, ठीक है। बस वैसे रिवाइज ना भी करो तो केवल इतनी सी बात याद रखो, जीरो कूपन बॉन्ड पे जो भी डिस्काउंट है ओवर द लाइफ ऑफ द बॉन्ड अमोर्टाइज हो जाता है। पीजीपी के क्वेश्चन में आपको वो डिस्काउंट कंप्यूट करने का क्वेश्चन नहीं देगा, वो क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर बिजनेस पर्पस, अगर डेप्रिशिएबल असेट के लिए आपने लोन लिया है ना, तो पुट टू यूज तक का इंटरेस्ट तो असेट की कॉस्ट में ऐड होता है, और उसके बाद वाला सेक्शन 36 में अलाउ हो जाता है। अदर केसेस में अगर आपने लोन लिया है तो सेक्शन 36 में अलाउ हो जाएगा, सब्जेक्ट टू पेमेंट बेसिस। बोनस या कमीशन भी अलाउ होता है पेमेंट बेसिस पर। फिर कोई भी हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉय का है अदर देन कैश, अलाउ हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ स्टॉक भी अलाउ हो जाता है। एक्सपेंसेस ऑन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100% अलाउड। कैपिटल एक्सपेंडिचर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में रिडक्शन ले सकते हो, इसके ऊपर एमसीक्यू आता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और डिडक्शन क्या है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ओके। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन पार्टनर 40B, 40B आ गया, अब आपका आ गया सेक्शन 40B। सेक्शन 40B में क्या होता है, सबसे पहला बात करते हैं इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट पेड की रिडक्शन आपको 100%, अगर डीड में ऑथोराइज्ड नहीं है तो 100% डिसअलाउ हो जाएगी, और अगर डीड में ऑथोराइज्ड है तो 12% मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउ होता है, उसके अबव टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। डीड में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अगर हमने अलाउ कर दिया तो नहीं चलेगा, डन। आगे रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, अभी पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, बोनस या फिर कमीशन। इसमें भी सेम बात, डीड से ऑथोराइज नहीं है 100% डिसअलाउड, डीड से ऑथोराइज्ड है लेकिन नॉन वर्किंग पार्टनर को दे रहे हो 100% डिसअलाउड, वर्किंग पार्टनर को दे रहे हो तो विद इन लिमिट या फिर टोटल पेमेंट, विच एवर इज लोअर, लिमिट और टोटल पेमेंट। अभी ये लिमिट क्या है, लिमिट हम देखते हैं बुक प्रॉफिट के बेसिस पर, बुक प्रॉफिट के बेसिस पर ये लिमिट आती है। तो क्या लिमिट है, पहले 3 लाख तक बुक प्रॉफिट या लॉस के केस में, अगर लॉस का केस है
तो भी आपको हम रेम्यूनरेशन अलाउ करते हैं मिनिमम ऑफ 1 लाख, मतलब 1,50,000 तो अलाउ होगा ही, मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं होता इसके अंदर। अब समझना, बुक प्रॉफिट है सपोज 10 लाख, तो इस 10 लाख का पहले आप 3 लाख अलग कर दोगे। फर्स्ट 3 लाख पे 90% ऑफ 3 लाख या फिर 1.5, तो ऑफकोर्स क्या आएगा 270, हायर वाला लेते हैं, 1.5 लाख या फिर 90%, विच एवर इज हायर। समझ आ रहा है? 3 लाख के ऊपर तो आपने क्या करा, 3 लाख के ऊपर आपने करा 1.5 लाख या फिर 90%, तो 90% आ गया 270, विच एवर इज हायर लेते हैं। अब रिमेनिंग 10 लाख में से 3 लाख का काम हो गया, रिमेनिंग आपका बच गया 7 लाख। इस रिमेनिंग के ऊपर हमारा जाता है 60%, तो 4,20,000, 4,20,000। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 270 और 420, ठीक है, 690। ये आपका टोटल रेम्यूनरेशन होगा। इसे कंपेयर करेंगे एक्चुअल से, विच एवर इज लोअर वाला अलाउड होता है। ये था पूरी बुक प्रॉफिट की कहानी, ठीक है, डन। ये पूरा बुक प्रॉफिट वाली बात थी। चलिए नेक्स्ट, ये था टीडीएस वाला। इसका इन शॉर्ट मैं आपको एक ही बता दूं, अगर आप पेमेंट करते हो रेजिडेंट को या नॉन रेजिडेंट को बिना टीडीएस काटे, तो वो पेमेंट डिसअलाउड हो जाता है। सबसे पहले बोलता है पेमेंट आउटसाइड इंडिया टू अ नॉन रेजिडेंट एक्सेप्ट सैलरी। आउटसाइड इंडिया आप पेमेंट कर रहे हो सैलरी के अलावा, ठीक है। पेमेंट टू रेजिडेंट इन इंडिया, और तीसरा है पेमेंट आउटसाइड इंडिया और टू नॉन रेजिडेंट ऑफ सैलरी, मतलब इसके अलावा वाला पॉइंट। तो देखिए रेजिडेंट को जो पेमेंट जा रहा है टीडीएस काटे बिना कर रहा है, 30% डिसअलाउ होता है। नॉन रेजिडेंट को जो पेमेंट जा रहा है 100% डिसअलाउ होता है। सिंपल, पूरे प्रोविजन का एक ही कहानी है। ओके डन। अभी ये इसका पूरा वो शॉर्टकट था। टीडीएस जब आपने डिपॉजिट कर दिया सरकार को, टीडीएस काट लिया लेकिन जमा नहीं करवाया तो भी, और टीडीएस नहीं काटा तो भी डिसअलाउड हो जाएगा। कब तक के लिए? जब तक आप सरकार को जमा नहीं करवाते। जब आपने, अगर आपने ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक जमा करवा दिया अलाउड, नहीं तो जब डिपॉजिट करवाओगे उस साल में अलाउ होगा। सेम एज वो पेमेंट बेसिस वाला काम, ठीक है। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी को ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं। अब पीजीबीपी के लास्ट कुछ सेक्शंस, सेक्शन 44AA। 44AA आपका बोलता है कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोफेशनल्स के केस में ग्रॉस रिसिट 3 सालों की इन ऑल द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स 1.5 लाख को एक्सीड कर गई तो अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। न्यूली सेटअप के केस में केवल प्रीवियस ईयर का देखना है। बिजनेस के केस में आपको देखना है, अगर असेसी इंडिविजुअल एचयूएफ है तो टोटल टर्नओवर 25 लाख और टोटल इनकम 2.5 लाख इन एनी ऑफ द 3 प्रीवियस ईयर। इधर वर्ड है एनी और उधर वर्ड है ऑल, ध्यान रहे। इधर है 1.5 लाख और उधर है 25 लाख और 2.5 लाख, ठीक है। तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं? नॉर्मल कैश बुक, जर्नल, लेजर्स, कार्बन कॉपी 25 रुपए से ऊपर, ओरिजिनल कॉपी 50 रुपए से ऊपर। मेडिकल वाले हो तो 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्स्ट्रा बनते हैं आपके, मेडिकल इन्वेंट्री रजिस्टर और डेली केस रजिस्टर। अगर आप फेल हो गए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना तो 25,000 की लाइबिलिटी आ जाती है। और एक बार अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कर दिए तो उन्हें आपको 6 साल तक संभाल करके रखने हैं। ओके ठीक है। ये अदर पर्सन का केस था शायद, वो टोटल टर्नओवर 1 करोड़ और टोटल इनकम 1,20,000 वाला इन एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। ओके
नेक्स्ट 44AB। 44AB होता है कंपलसरी ऑडिट के बारे में। तो कंपलसरी ऑडिट जो है 1 करोड़ से ऊपर, बिजनेस के केस में अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है तो आपको कंपलसरी ऑडिट करवानी है। लेकिन अगर आपने, इसका एक्सेप्शन है, अगर आपने 44AD ऑप्ट करा है एंड आपका टोटल सेल्स या टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो आपको ऑडिट नहीं करवानी है। ये 2 करोड़ से एक्सीड हो जाएगा 3 करोड़ अगर आपका कैश रिसिप्ट 5% तक है तो। ओके, एक और एक्सेप्शन होता है, अगर सारी कंडीशंस फुलफिल करी, सारी कंडीशंस फुलफिल करी मतलब ये जो सेकंड एक्सेप्शन है वो ये बोलता है कि आपका कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट अप टू 5% है। तो सारी लिमिट्स हटाओ, केवल एक लिमिट लगेगी 10 करोड़ के। 10 करोड़ अगर है तो ही आपको ऑडिट करवानी जरूरी है। ठीक है, ये हो गया ए एंड बी। वही बात करता है एग्रीगेट ऑफ रिसिप्ट एंड एग्रीगेट ऑफ पेमेंट। ये मैंने आपको समरी भी लिखवा दी थी। टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड कर रहा है, एप्लीकेबल है ऑडिट। टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रहा है 2 करोड़ या 3 करोड़ प्लस 44AD हो, एप्लीकेबल नहीं है। टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रहा है तो फिर आपको चेक करना है 5% वाली कंडीशन। ठीक है, अगर सेटिस्फाई कर दी तो नॉट एप्लीकेबल, अदरवाइज एप्लीकेबल। चलिए अभी आगे। इन केस ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन के केस में ये लिमिट चली जाती है 50 लाख और ये लिमिट हो जाएगी 75 लाख अगर वही कैश रिसिप्ट 5% तक है तो। 44AE 44BB यानी कि ये अदर प्रिजम्पटिव वालों के लिए अगर ये लोअर इनकम क्लेम करते हैं, जो एक्ट में मेंशन है, अगर उससे लोअर इनकम क्लेम करना चाहते हो तो ही ऑडिट करवाना कंपलसरी है। 44AD के लिए ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं है। ADA, AD कोई सा भी प्रिजम्पटिव वाला। डन, ठीक है। नेक्स्ट 44AD। अच्छा, इसके अंदर जो आपके ऑडिट है, ये ऑडिट आपको क्या करना है 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। और अगर आप पे ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आती है तो रिटर्न फाइलिंग 31 अक्टूबर होती है। 31 अक्टूबर से 1 महीना पहले यानी कि 30 सितंबर तक आपको ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करनी होती है। नहीं फर्निश करी तो आप पे पेनल्टी लग जाएगी 0.5% ऑफ टर्नओवर या फिर 1.5 लाख, विच एवर इज लोअर। डन, ये था आपका ऑडिट वाला केस। अब नेक्स्ट आ गया प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, लास्ट सेक्शन ऑफ PGBP। सबसे पहला 44AD बिजनेस के लिए, 44ADA प्रोफेशनल्स के लिए एंड 44AE ट्रक ड्राइवर्स के लिए, मतलब ट्रक वाला जिनका काम है। 44AD बात करता है बिजनेस अदर देन 44AE। ओके, एलिजिबल कौन है? असेसी, रेजिडेंट, इंडिविजुअल, HUF, फर्म। फर्म में LLP नहीं आएगी। ठीक है, एप्लीकेबल कब नहीं होगा? एक तो 44AE वाले पे एप्लीकेबल नहीं होगा, कमीशन ब्रोकरेज एजेंसी वाले पे एप्लीकेबल नहीं होगा एंड जिनका टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड कर रहा है। अगर कैश रिसिप्ट 5% तक है तो इसको हम एक्सीड कर देंगे 3 करोड़ पे। ठीक है, काम की बात, 44AD लिया है। 44AD पहली बात तो किसे मिलेगा? 2 करोड़ वाले को मिलेगा। अभी आपका जितना भी ग्रॉस रिसिप्ट, जितना भी ग्रॉस टर्नओवर है, उसका जितना हिस्सा आपको बाय वे ऑफ अदर देन कैश प्लस अप टू ड्यू डेट ऑफ ROI मिल गया होगा, उसकी तो 6% इनकम मानेंगे। और इन दोनों के अलावा कोई सा भी केस होगा ना तो 8% मानेंगे। सपोज आपका 44AD का जो टर्नओवर है वो टर्नओवर आता है 1.5 करोड़, से फॉर एग्जांपल ना, आपका 1.5 करोड़ का टर्नओवर आया है। इस 1.5 करोड़ में से 1 करोड़ तो आपको मिला है बाय वे अदर देन कैश एंड अप टू ड्यू डेट, तो इस पे लगेगा 6% और जो रिमेनिंग है उस पे आपका लगेगा 8%। ठीक है, 1 करोड़ पे तो 6% और 50 लाख पे आपका लगेगा 8%। डन, ठीक है, डन। अभी बस कुछ कंडीशंस है जो सारी प्रिजम्पटिव के लिए कॉमन है, तो ये हम 44AD में ही पढ़ लेते हैं। अगर प्रिजम्पटिव लेते हो तो 30 से 38
इन शॉर्ट पीजीबीपी का और कोई ट्रीटमेंट नहीं करना अगर प्रिजम्पटिव में जाते हो तो। प्रिजम्पटिव एक्चुअली है ही इसी काम के लिए। इसके अलावा कोई मेंटेनेंस आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स की नहीं करनी है अनटिल एंड अनलेस वो लिमिट में आप नहीं चले जाते, ठीक है। देन एडवांस टैक्स की आप पे केवल एक ही इंस्टॉलमेंट आएगी 15 मार्च वाली। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ वाला। क्या बोलता है फिफ्थ वाला पॉइंट कि आपने एक बार 44 एडी ले लिया तो अगले 5 साल के लिए आपको 44 एडी में ही रहना होगा। अगर आप 5 में से किसी भी साल 44 एडी से ऑप्ट आउट कर लेते हो तो जिस साल ऑप्ट आउट करा ना वहां से अगले 5 साल 44 एडी नहीं ले सकते। मतलब तुमने अगर 5 साल में एक बार भी 44 एडी को ठुकराया तो जिस साल ठुकराया उधर से 5 साल 44 एडी तुम्हें ठुकरा देगा। सिंपल, डन, ओके। और ये चीज अप्लाई होती है बाकी सारे प्रिजम्पटिव्स के ऊपर, 44 एडीए एंड एई सब पे। अभी 44 एडीए किसके लिए है? प्रोफेशनल्स के लिए। तो कब आप 44 एडीए ले सकते हो? जब आपका प्रोफेशन से ग्रॉस रिसीट 50 लाख तक का है और अगर 5% कैश में आ रहा है तो 75 लाख। कितना? जितना भी ग्रॉस रिसीट है उसका 50% आपका नेट प्रॉफिट मान लिया जाता है। इतना ज्यादा क्यों मानते हैं प्रोफेशंस के लिए? क्योंकि प्रोफेशंस का कोई खर्चा नहीं होता ना ज्यादा, इसलिए। बाकी सारी कंडीशन सेम एज 44 एडी, एकदम सेम है। नेक्स्ट है 44 एई। 44 एई है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वालों के लिए। और कौन से गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले? जिनका प्रीवियस ईयर में 10 या उससे कम गुड्स कैरेज ओन करते हैं। ओके, अभी गुड्स कैरेज में 2 टाइप के आते हैं। हैवी गुड व्हीकल। हैवी गुड व्हीकल उन्हें बोला जाता है जिनका ग्रॉस वेट 12 टन से ज्यादा होगा। इस केस में क्या होता है? 1000 पर टन पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ पर व्हीकल। 1000 रुपए, मतलब आप तो इतना सा मान करके चलो, पर टन का, पर व्हीकल का 1000 रुपया लगेगा पर मंथ। और जो लाइट गुड व्हीकल होते हैं यानी कि जो 12 टन से कम के हैं, 7500 पर मंथ। 7500 पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ पर व्हीकल। ओके, पूरी कंप्यूटेशन पर व्हीकल वाइज होती है। डन। बाकी सारी कंडीशंस सेम, सब कुछ सेम, ठीक है। 44 एई अप्लाई तो कोई भी अदर प्रोविजन नहीं लगेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगी। चैप्टर 6 ए की आपको एडवांस टैक्स इस केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। बाकी सारी की सारी कंडीशंस 44 एडी और एडीए की सिमिलर है। तो दिस वाज ऑल अबाउट पीजीबीपी। ये पीजीबीपी का रिवीजन हो गया है। इस रिवीजन क्लास के साथ में ही मैं क्वेश्चंस की कुछ 3-4 क्वेश्चंस की एक क्लास और अटैच कर दूंगी आपके, और थोड़ा ताकि आपको ढंग से रिवाइज हो जाए पूरा पीजीबीपी। ओके, थैंक यू।